अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर से हों। स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि सेल क्या है। डिफरेंट साइंटिस्ट्स के हमने व्यूज़ देखे थे। फिर किस तरह से शिवान और शिल्डन ने सेल थ्योरी कंस्ट्रक्ट की, उसके हमने सेल एंड फीचर्स देखे। फिर सेल के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस की यूनिट के हवाले से बात हुई। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल, कि एक आम सेल का आप स्ट्रक्चर किस तरह से स्टडी करते हो। तो स्टडी ज़ाहिर है ये एक माइक्रोस्कोपिक सेल है। इसको देखने के लिए भी आपको लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो कल हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखी थी रॉबर्ट के काम में। आज इसमें हमने देखना है कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम स्टडी करते हैं एक सेल के स्ट्रक्चर को, तो किस तरह हम एनेबल होते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स को मज़ीद फर्दर स्टडीज़ करने में। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम सेल के अंदर मौजूद तमाम ऑर्गेनेलीज़ यानी उसके तमाम कंपोनेंट्स को ना सिर्फ आइसोलेट करें, अलहदा करें, बल्कि हम इसका स्ट्रक्चर भी स्टडी करें। तो सेल के फ्रैक्शनेशन की ज़रूरत होती है। सेल के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को आइसोलेट करने के लिए सेल फ्रैक्शनेशन करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पे ज़िक्र जो है वो ज़हन में रखना होगा। एक तो हमारे पास होमोजेनाइज़र होता है, जिससे आप टिश्यूज़ को और फिर उसके सेल्स को होमोजेनाइज करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्कुलेट करता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स आइसोलेट हो जाते हैं। उसके बाद एक और मशीन है जिसको आप सेंट्रीफ्यूग मशीन कहते हो, जिसमें डेंसिटी डिपेंडेंट इसकी सेपरेशन होती है, स्पिनिंग होती है, होमोजेनाइज्ड होता है सेल, और उसके बाद इसके डेंसिटी के हवाले से डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। फिर आप इसको वन बाय वन उसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स जो सेल के हैं वो सेपरेट होते हैं डिफरेंट लेयर्स में, किसके अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ एंड अकॉर्डिंग टू देयर, एक तो उसमें उनका साइज़ होगा, दूसरा उसका वेट होगा। तो साइज़ और वेट के हवाले से सेल के सेलुलर पार्ट्स की डिफरेंट सेपरेट लेयर्स बनती हैं, जिनमें आप साइज़, वेट और डेंसिटी जो है वो काउंट करते हो मीडियम की, और उसके बाद उसके पार्ट्स को स्टडी करते हो। तो उसके बाद जाके आप इस काबिल होते हो कि आप उन सेल्स के उन स्ट्रक्चर्स को, उन पार्ट्स को स्टडी कर सकें। इसके अलावा सेल के अंदर ही कुछ ऐसे सेलुलर कंपोनेंट्स हैं बच्चों, जिसके लिए आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की ज़रूरत होती है, यानी हाई स्पीड के साथ आप उसकी पार्ट्स की सेपरेशन करते हो। तो ये तो मेथड था साइंटिस्ट का कि किस तरह से उन्होंने सेल के डिफरेंट पार्ट को पहले होमोजेनाइज किया, फिर सेंट्रीफ्यूग किया, कुछ पार्ट को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग किया, और उसके बाद जाके उनको स्टडी किया। तो सब कुछ स्टडी करने के बाद जो उन्होंने क्लूज़ दिए वो ये कि सेल के अंदर सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अगर वो एनिमल का सेल है तो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी। आप इस पिक्चर में बच्चों इजीली देख सकते हो कि ये जो वाइट सा कवर है जिसके अंदर ये सारे कंपार्टमेंट्स पड़े हुए हैं, ये आपके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अगर एनिमल का सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और अगर वो प्लांट का सेल है तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद होगी। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है सेल का दैट इज़ साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज़ हैं। अब आपको इस पिक्चर में जो साइटोप्लाज्म है वो येलोइश शेड का नज़र आ रहा है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स फ्लोट कर रहे हैं। और थर्ड हमारे पास है न्यूक्लियस। ये आपको बच्चों पिक्चर में पर्पल कलर का न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। उसके बाद डार्क पर्पल कलर का जो इसके अंदर है वो दैट इज़ न्यूक्लियोलस। और ये जो आपको धागे नुमा से इसके अंदर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर क्रोमैटिन मटेरियल। फर्दर इसकी कंडेंसेशन होगी और ये क्रोमोसोम की शेप देंगे। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म के हवाले से हम कह सकते हैं कि सेल्स हमारे पास दो तरह की हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। वैसे रॉबर्ट विटेकर ने हमें 5 किंगडम सिस्टम दिया, उसमें हमारे पास कुछ और भी सेल्स आई हैं, लेकिन जिसमें एनिमल और प्लांट सारी फहरिस्त हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स ये दो हो गए। उसके अलावा किंगडम ऑनरा के जो सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें आप बैक्टीरिया के सेल को डिस्कस कर सकते हो, और उसके बाद फंजाई है किंगडम, उसमें आप फंजाई के सेल को डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो सेल्स का जिक्र जो है वो करना है, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। और सेल एनिमल और प्लांट का जो सेल है, सिर्फ इसमें फ़र्क इसका है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, प्लांट के सेल में सेल वॉल है। इसके अलावा कुछ सेलर कंपोनेंट्स के भी इश्यूज़ हैं।
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक फिगर है, इसमें देखें सेंटर में न्यूक्लियस है और इर्द गिर्द ब्लू कलर का आपको एक ऑर्गेनेली नज़र आ रहा है, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके बाद ये लाइट पिंक कलर, ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ये आपके पास येलो माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रही हैं। उसके बाद आपके पास ये जो पर्पल कलर की हैं, ये छोटे मोटे, ये हमारे पास क्या हैं, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम। और इसके साथ ही हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास क्या हैं, गोल्जी बॉडी से बनने वाले हैं छोटे छोटे सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं। और इस साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको ब्लैक डॉट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ब्लैक डॉट जो हैं ये राइबोसोम नज़र आ रही हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या नज़र आ रहे हैं आपको, राइबोसोम। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे आपको सेंट्रियोल नज़र आ रहा है, ये छोटा सा चमकता हुआ ये हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल है। तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस बाद में करेंगे। अब इस पिक्चर में भी आप देखें एनिमल सेल के डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं और नीचे आपके पास एक प्लांट का सेल है जिसके आउटर मोस्ट जो है आपके पास सेल वॉल है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे भी एक और सेल है, ये भी ज़ाहिरी सी बात है प्लांट सेल का ही है क्योंकि ग्रीन इसमें क्या नज़र आ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ मैं एक बात का जिक्र करती चलूँ कि जो हमारे पास परमिटिव सेल्स हैं वो इस तरह के नहीं हैं। परमिटिव सेल को आप प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं जिनमें कोई बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। हाँ, साइटोप्लाज्म का जो सेंट्रल पोर्शन है वहाँ पे सबमर्ज्ड फॉर्म में यानी धंसा हुआ मौजूद होता है न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको आप न्यूक्लियस नहीं बल्कि न्यूक्लियोइड एज कह सकते हो। तो ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल हैं जो कि इस वक्त किंगडम मोनरा में हैं। उसके अलावा जो मॉडर्न सेल्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स हों उनको आप यूकैरियोट्स कहते हो और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल हो उसको आप प्रोकैरियोट कहते हो। तो प्रोकैरियोट में इस वक्त आपके पास बैक्टीरिया के एग्जांपल है और यूकैरियोट में आपके पास एनिमल सेल भी आ जाएगा, प्लांट सेल आएगा, फंजाई का सेल आएगा। तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल कितना छोटे और कितना बड़े होते हैं। साइज़ इसका वेरी करता है काफ़ी हद तक। इतना ये बड़े हो सकते हैं जिस तरह से एक शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है। और बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, नेकेड आई से आप उन्हें नहीं देख सकते हो और उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है दैट इज़ माइक्रोमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर 1 का लाखवां हिस्सा है। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्होंने इस बात को पॉसिबल किया है कि हम डिटेल में इसके तमाम कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकें। तो इस चैप्टर में आपने डिफरेंट इसके ऑर्गेनेलीज़ पढ़नी है सेल की। तो पहले हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको आप सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स कहते हो, ये एक तो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। जिस तरह से अभी हमने जिक्र किया था कि सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, अगर वो एनिमल का सेल है और प्लांट का सेल है तो ये सेकंड नंबर पे बाउंड्री है। तो एक तो ये बाउंड्री होगी सेल मेम्ब्रेन की। उसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज़ हैं वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज़ हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज़ हैं। तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज़ ऐसी ऑर्गेनेलीज़ जो फिर फर्दर मेम्ब्रेन से कवर्ड हों, जिस तरह से गोल्जी बॉडीज़ हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अलावा न्यूक्लियस भी है और हमारे पास क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ हैं उनके इर्द गिर्द भी जो मेम्ब्रेन होगी उसे भी आप क्या कहोगे, सेल मेम्ब्रेन। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो वर्ड है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री के लिए आप रहने दें और अंदर के जितने भी ऑर्गेनेलीज़ हैं उनकी मेम्ब्रेन के लिए आप सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो इस वक्त हम जो जिक्र करें कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है और प्लांट के सेल में ये सेल वॉल की बाद मौजूद होगी। अब पहले पैराग्राफ में इसके आप केमिकल कंपोजिशन देखें तो केमिकली हमारे पास जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सबसे ज़्यादा तो हैं इसमें प्रोटीन, 60 to 80% इसमें प्रोटीन है, 20 to 40% इसमें लिपिड्स हैं। कौन से लिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड्स हैं। और उसके अलावा थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की है। कार्बोहाइड्रेट भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे, अगर वो लिपिड के साथ मिले हैं तो ग्लाइकोलिपिड और अगर वो प्रोटीन के साथ जुड़े हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होंगे। अब जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें आप इसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की हेडिंग दे सकते हो। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने अपनी काम किया और काम करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि 2 मॉडल में अपने काम को डिस्क्राइब कर सकें। फर्स्ट मॉडल जो ओल्ड मॉडल है अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज़ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और जो सेकंड है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
तो जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसके मुताबिक जो ये आपको फिगर नज़र आ रही है ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की है। इसके मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 लिपिड की लेयर पर मुश्तमिल है जिसको लिपिड बाईलेयर कहते हैं। और उसके अलावा ये जो लिपिड की बाईलेयर है जो आप बच्चों इधर पिक्चर में देख सकते हो, ये जो छोटे सर्कल और उसके साथ 2-2 धागे नुमा लिपिड्स नज़र आ रही हैं, ऊपर एक लेयर है नीचे दूसरी लेयर है, तो आप इसको क्या कहोगे, लिपिड बाईलेयर। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जो यूनिट मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाईलेयर पर मुश्तमिल है। और उसके अलावा ये जो लिपिड बाईलेयर है ये सैंडविच है बिटवीन प्रोटीन मालिक्यूल, जिस तरह से एक सैंडविच है, ऊपर और नीचे ब्रेड है और सेंटर में आप उसके सैलड्स डालते हो, वैसे ही ये जो पर्पल ऊपर और नीचे है ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन की एक कंटिन्यूस लेयर सैंडविच कर रही है किसे, लिपिड की बाईलेयर को। तो ये हमारे पास पुराना मॉडल है कि ऊपर नीचे प्रोटीन की लेयर होगी और सेंटर में 2 लिपिड की बाईलेयर्स मौजूद होंगी और इसके अलावा इसमें कोई पोर्स मौजूद नहीं है। लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो ये शो करती है कि लिपिड बाईलेयर तो ठीक है मौजूद है लेकिन वो सैंडविच नहीं है, प्रोटीन की लेयर में इस तरह से दबी भी नहीं है, बल्कि ऊपर नीचे लिपिड बाईलेयर है, प्रोटीन उसके अंदर इस तरह से सैंडविच नहीं है और इसमें पोर्स भी हैं जो कि ये मॉडल शो नहीं करता। इसके अपोजिट हम एक दूसरा मॉडल स्टडी करते हैं दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके मुताबिक ऊपर और नीचे की लेयर जो है वो लिपिड बाईलेयर पर है, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये हमारे पास एक लिपिड लेयर और नीचे दूसरी लिपिड लेयर, और उसके अंदर ऊपर और नीचे प्रोटीन कंजैक्टिव फॉर्म में नहीं है, बल्कि प्रोटीन आप देखो अंदर धुसी हुई है, कहीं कहीं एम्बेडेड हुई हुई है। तो ये एक मोज़ेक फैशन में है कि जिस तरह से एक फ्लूइड एंड मोज़ेक कहते भी इसे फ्लूइड सी को, यानी लिपिड बाईलेयर या फास्फोलिपिड का एक समंदर है, और उस समंदर में जिस तरह से बर्फ़ के तोते धुसे होते हैं वैसे प्रोटीन के मालिक्यूल मोज़ेक फैशन में मौजूद हैं। तो कुछ प्रोटीन्स हैं जो आर पार धुसी हुई हैं और कुछ प्रोटीन हैं जो सिर्फ एक साइड पे हैं। तो जो सिर्फ एक साइड पे हैं आप उसको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हो, और जो ऊपर नीचे अंदर बाहर तक आपको नज़र आ रही हैं उनको आप इंटीग्रल प्रोटीन कहते हो। तो ये हमारे पास कौन सा मॉडल शो हो रहा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो हमारे पास ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, देखें ये कार्बोहाइड्रेट की कोई लोकेशन को शो नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे पास मॉडर्न मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसमें आपको नज़र आ रहा है ये जो ग्रीन कलर की ये हमारे पास ओलिगोसैकेराइड चेन्स हैं, अगर वो प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई हैं तो ये हमारे पास क्या होंगी, ग्लाइकोप्रोटीन। और देखें अगर ये लिपिड के साथ जुड़ी हुई हैं, ये देखें ये लिपिड के साथ जुड़ी हुई हैं तो ये हमारे पास क्या हैं, ग्लाइको लिपिड्स, और ये प्रोटीन वाली ग्लाइको प्रोटीन। और इसके साथ आपको लिपिड बाईलेयर में ये येलो बेंजीन की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये पुराना मॉडल कोलेस्ट्रॉल की लोकेशन भी शो नहीं करता, हालांकि कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ी सी अमाउंट में मौजूद होता है। तो ये हमारे पास कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड होगी लिपिड की बाईलेयर में। तो इसके अलावा इसमें आपको यहाँ पे कुछ देखें बच्चों, ये पोर्स भी नज़र आ रहे हैं, ये भी प्रोटीन के पोर्स हैं। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन जो पोर्स बना रही हैं इनके थ्रू मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, मटेरियल क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बड़ा अहम जो है फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, कि ये एक बैरियर का काम करती है, सेल के अंदर और बाहर जो कंटेंट्स हैं वो क्या करती हैं, पास होती हैं। और इसको आप डिफरेंशली परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहते हो, कि कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे हैं जो आराम से क्रॉस कर जाती हैं और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो क्रॉस नहीं करते। तो इसमें क्या है कि जो सब्सटेंसेस हैं विच आर लिपिड सॉल्युबल, जो लिपिड में हल होंगे वो तो आराम से इसके अंदर क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व क्रॉस हो जाएंगे। उसके अलावा फ़्लो ऑफ मटेरियल की रेगुलेशन होगी, आयंस की रेगुलेशन होगी एक डेफिनेट ग्रेडियंट्स के थ्रू। तो छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर, ग्लूकोज, ये जो हैं ये कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी इजीली क्रॉस हो जाएंगे। हाँ, अब कुछ ऐसे आयंस हैं जो चार्ज्ड हैं, यानी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिफ़िकल्टी होगी इनको ट्रांसपोर्ट होने में। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसी हैं विच आर नॉट नीडेड कॉन्स्टेंटली एंटर द सेल बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, अदर आर टेकन एज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स
तो यहाँ पे आप दो ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर रहे हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी होती है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अलोंग काम करती है। क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? हाई टू लो जाना। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कुछ चीज़ें इजीली जाती हैं जिसमें कोई इनको एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता, इसको आप पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हो। कुछ चार्ज पार्टिकल्स या कुछ और सब्सटेंसेस जिनको लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव करना और साथ एनर्जी भी यूज़ करनी पड़े, ये हमारे पास कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। या इसको आप अप हिल मूवमेंट, डाउन हिल मूवमेंट भी कह सकते हो। जो अप हिल मूवमेंट है यानी लो टू हाई जाना, उसमें एनर्जी चाहिए जिसे आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहोगे। और जो डाउन हिल मूवमेंट होगी हाई टू लो, उसमें एनर्जी नहीं चाहिए होगी, उसे आप पैसिव ट्रांसपोर्ट कहोगे। तो ये जो एनर्जी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ये कहाँ से मिलेगी? एटीपी से, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि सेल की एनर्जी करेंसी होता है। उसके अलावा कुछ और भी ट्रांसपोर्ट के वे हैं। बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जो कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं फोल्डिंग के थ्रू, यानी इसमें आप कह सकते हो एंडोसाइटोसिस होती हैं। सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट फोल्ड होता है और जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है उसको उसके इर्द गिर्द बाउंड्री सी बनाता है, उसको कवर करता है और फिर स्प्लिट हो जाता है मेम्ब्रेन से। तो इसको आप एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस का वाला। अगर कोई चीज़ सेल के अंदर दाखिल हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल बाय इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, उसे आप एंडोसाइटोसिस कहोगे। अगर सॉलिड चीज़ आना चाह रही है दैट इज़ फैगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड चीज़ आना चाह रही है दैट इज़ पाइनोसाइटोसिस। और अगर कोई चीज़ सेल से बाहर जाना चाह रही है और इनफोल्डिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन की फॉर्म में, तो दैट वुड बी एक्सोसाइटोसिस। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर था और उसका फंक्शन। ये उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।